ओके दोस्तों, तो फिर आगे मूव करते हैं और हमारे अगले राजा जो होंगे वो होंगे मोहम्मद शाह रंगीला। और हम लोग पढ़ेंगे अब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। चलिए मूव करते हैं। फ़ारूक सैयार हो गया हमारा। इसके पीछे हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? जहांदार शाह के बारे में पढ़ा था। उसके पीछे हम लोगों ने फर्स्ट रूलर इसका लेटर मुगल्स के फर्स्ट रूलर कौन थे? हमारे बहादुर शाह फर्स्ट थे, यानी कि शाह आलम फर्स्ट थे, उनके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं जो फोर्थ रूलर आए, जिनका नाम था मोहम्मद शाह, और इनको टाइटल मिला था रंगीला का टाइटल मिला था। यानी कि जो फोर्थ रूलर होंगे वो होंगे मोहम्मद शाह। इनको टाइटल किसका मिला था? रंगीला का। ठीक है भाई मेरे। तो ये सवाल पूछ लेता कभी कभी आपसे कि रंगीला का टाइटल किसको मिला था? तो रंगीला का टाइटल किसको मिला था? मोहम्मद शाह को मिला था। या मोहम्मद शाह को और किस नाम से जानते थे हम लोग? तो रंगीला के नाम से जानते थे। इनका जो टाइम पीरियड था, इनका टाइम पीरियड था 1719 से लेकर के 1748 तक। इनका टाइम पीरियड 1719 से लेकर के 1748 तक। सैयद बंधुओं ने जब फर्रुख सैयार को उसके पोस्ट से हटा दिया, यानी कि उसको किंग जो था, वो राजा जो था, क्या कहते हैं, फर्रुख सैयार, जब उसको उसके पोस्ट से हटा दिया तो उसके बाद इन्होंने किसको राजा बनाया? सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को राजा बनाया। और मैंने पिछली बार बताया भी था आपको, पीछे बताया भी है मैंने आपको कि सैयद बंधुओं का नाम क्या था? अब्दुल्लाह खान और मोहम्मद हुसैन अली खान। ये याद रख लेना भाई मेरे, सवाल वहाँ से पक्का छपता है। ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात जो जानने वाली बात है कि मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रंगीला क्यों पड़ा? मोहम्मद शाह का नाम रंगीला क्यों पड़ा? मोहम्मद शाह का नाम रंगीला इसलिए पड़ा क्योंकि मोहम्मद शाह ज़्यादा से ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ इंजॉय करता था। इसे पसंद था अल्कोहल, इसे पसंद था डांस, इसे पसंद था म्यूज़िक, इसीलिए इसको एक टाइटल मिल गया और वो टाइटल क्या था? रंगीला का टाइटल था। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि इसे क्या पसंद था? इसे पसंद था अल्कोहल, इसे पसंद था लग्जीरियस लाइफ जीना। ठीक है भाई मेरे। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी तो समझ में आ गया आपको रंगीला का टाइटल क्यों मिला। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, वो ये है कि मोहम्मद शाह रंगीला वाज द लास्ट मुगल एम्परर who used peacock थ्रोन। भाई मेरे, पीकॉक थ्रोन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मयूर सिंहासन। ये अंतिम राजा था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। अब बात यह होती है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने, और ये अंतिम राजा था मुगलों में जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। क्यों? क्योंकि 1739 में एक बैटल होता है, बैटल ऑफ करनाल, और इस बैटल ऑफ करनाल में, इसे करनाल का युद्ध बोलते हैं, 1739 में हुआ था। ये बैटल ऑफ करनाल हुआ था दो लोगों के बीच में। एक था नादिर शाह, पर्शिया से आया हुआ था, ठीक है, और दूसरे तरफ थे मोहम्मद शाह। इसे हम लोग टाइटल दिए थे रंगीला का। इसमें नादिर शाह जीत जाता है और नादिर शाह दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, और नादिर शाह दिल्ली पर 57 दिन तक कंट्रोल बनाए रखता है, यानी कि 57 डेज तक क्या करता है? ये कंट्रोल बनाए रखता है नादिर शाह। कहां पर? दिल्ली पर। तो ही कंट्रोल एंड कैप्चर्ड दिल्ली फॉर 57 डेज। और जब ये यहां से जाता है, कौन? नादिर शाह, इंडिया से जब वापस जाता है अपने देश, तो क्या करता है? ये दो चीज़ें इंडिया से लेकर चला जाता है।
एक लेके चला जाता है पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन, और दूसरा लेके चला जाता है कोहिनूर हीरा यानी कि कोहिनूर डायमंड। तो ये सवाल अगर पूछ ले आपसे कि कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थ्रोन भारत से कौन लेकर गया था, तो उसका आंसर होगा नादिर शाह। और किस वार में जीत कर लेकर गया था, तो बैटल ऑफ करनाल में जीत कर लेकर गया था। किससे जीत कर लेकर गया था, तो मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला जिसे उपाधि मिली थी उससे जीत करके लेकर गया था। समझ में आया कि नहीं आया भाई मेरे? तो ये रहा मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। अच्छा, एक बात और मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में जान लीजिए कि इसी के टाइम पीरियड पर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड पर, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पर ही ये बहुत ही कमज़ोर राजा था, बहुत ही वीक एम्परर था, वीक शासक था, बहुत ही कमज़ोर राजा था। और इसी के टाइम पीरियड पे बहुत सारे जो ऐसे टेरिटरी थे, बहुत सारे ऐसे प्रोविंसेस थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था इसी के टाइम पीरियड पर। तो वो कौन कौन से टेरिटरी थे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इसके टाइम पीरियड पे मेनी टेरिटरी या मेनी प्रोविंसेस यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रांत थे प्रांत थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और उन प्रांतों के नाम के बारे में अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला जो प्रांत था वो प्रांत था बंगाल। किसके अंडर में? अलवर्दी खान। इस समय बंगाल का नाम कौन था? अलवर्दी खान। और अलवर्दी खान ने बंगाल को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फिर अवध प्रोविंस यानी कि अवध का नवाब, अवध के राजा, तो इसके उस समय किंग थे सादत खान, ठीक है। इनके अंडर में, ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि किसके अंडर में ये सारे प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित किए, तो बंगाल अलवर्दी खान के, अवध सादत खान के, ठीक है, हैदराबाद निज़ाम उल मलिक। इस समय यहाँ का निज़ाम था निज़ामुल मलिक। और एक बात यहाँ पर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, यही निज़ामुल मलिक है जिसके हेल्प से सैयद बंधुओं को मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला ने भी मारने का कोशिश किया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान दे लीजिएगा कि निज़ामुल मलिक के हेल्प से सैयद बंधुओं को मोहम्मद शाह ने मारने का कोशिश किया था। तो ये रही बात मोहम्मद शाह के बारे में। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अगले किंग के बारे में, ठीक है। तो इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। और ये जितने भी फैक्ट बताया हूँ भाई मेरे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के बिहाफ पर। और अब मूव करते हैं आगे। ठीक है, अगले किंग होंगे अहमद शाह। अहमद शाह उतने प्रोमिनेंट किंग नहीं थे, सिर्फ इनका याद कर लो डेट 1748 से 1754 तक। एक ऑर्डर याद कर लो, क्रोनोलॉजी याद कर लो, ठीक है। इतने प्रोमिनेंट किंग नहीं थे कि इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई जाए जो फैक्ट बन सके, ठीक है। इसके बाद कौन बना? अहमद शाह के बाद कौन बना? आलमगीर सेकंड, ठीक है। और आलमगीर सेकंड जो बने 1754 से लेकर के 1759 तक बने। इनके टाइम पीरियड पर एक इंसिडेंट होता है, उसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। वो इंसिडेंट है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है मेरे। और बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? 1757 में, यानी प्लासी का युद्ध, ठीक है। ये आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड पे हुआ था, जब मुगल एम्परर कौन था? मुगल राजा कौन था? आलमगीर द्वितीय था,
ठीक है भाई मेरे, 7th। इसके बाद कुछ टाइम के लिए एक नाम आया था शाहजहां थर्ड, शाहजहां नहीं भाई मेरे, शाहजहां थर्ड, ठीक है। ये 1 साल के लिए राजा बना था 1759 से 1760 तक, नॉट अ इम्पॉर्टेंट किंग, ठीक है। फिर इसके बाद राजा बनता है शाह आलम, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और इसके टाइम पीरियड पर शाह आलम सेकंड, शाह आलम फर्स्ट तो पहले पढ़ चुके हो ना, बहादुर शाह फर्स्ट को हम लोग बोलते थे, ये शाह आलम सेकंड था, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक राज किया था 1760 से लेकर के 1806 तक। और अगर सवाल पूछ ले कि लेटर मुगल्स के राजाओं में सबसे अधिक टाइम पीरियड तक कौन सा राजा शासन किया था, तो वो शाह आलम सेकंड था। नियर अबाउट ऑलमोस्ट मैं बोलूँ कि 46 ईयर तक इसने शासन किया था। और शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड पर ही 2-3 इंसिडेंट हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंसिडेंट ये है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इसके टाइम पीरियड पर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग अलग से, ये भी पढ़ेंगे अलग से, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में भी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में भी अलग से पढ़ोगे आप, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, ये 1761 में होता है, ये 1764 में होता है, ठीक है। और इसके बाद होता है इलाहाबाद अलायंस, इलाहाबाद की संधि, ठीक है भाई मेरे। तो इलाहाबाद अलायंस 1765 में होता है। तो ये 3 काम जो होते हैं वो शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड पर होते हैं, और ये तीनों के तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बैटल पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मूव करते हैं। अब अगले किंग बनेंगे शाह आलम सेकंड के बाद मुगल एम्पायर के, और अगले एम्परर बनेंगे मुगल एम्पायर के, वो हैं, कितने हो गए थे, 7th 8th 9th पे आ गए थे हमारे, ठीक है, जो भी है नंबरिंग। अगले हमारे जो एम्परर बनेंगे, जो अगले राजा बनेंगे मुगल एम्पायर के, वो होंगे अकबर सेकंड। ध्यान देना भाई मेरे, अकबर सेकंड। अब ये एक बात इनके लिए याद कर लेना कि सवाल इनसे बनता है, एक सवाल तो पक्का क्वेश्चन में छप जाता है और वही बार बार इनसे सवाल बनता है, और वो सवाल ये है कि हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय तो बाद में बने थे, पहले उनका नाम राम मोहन रॉय था। तो उनको राजा की उपाधि, उनको राजा का टाइटल किसने दिया था, अगर ये सवाल पूछ ले आपसे, तो ये सवाल आंसर, इसका आंसर क्या होगा, अकबर सेकंड होगा। तो ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। ठीक है, राम मोहन राय। तो राजा की उपाधि राम मोहन राय को इन्होंने ही दिया था, अकबर सेकंड ने, इसीलिए इनका नाम पूरा हम लोग पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय। एक बात और ध्यान दे लेना, राजा राम मोहन राय की मृत्यु, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आप ऐसे लिख लीजिएगा अपने वर्ड्स में। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी, और किस बीमारी के कारण हुई थी, मेनिंजाइटिस करके एक बीमारी होती है, उसके कारण हुई थी। तो ये भी ध्यान दे लेना कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। और राजा राम मोहन राय यानी कि राम मोहन राय की अगर मैं बोलूँ, राजा तो बाद में उपाधि इनको मिली थी, राम मोहन राय किसके काम से गए थे वहाँ पर, इंग्लैंड गए थे अकबर सेकंड के पेंशन की बात करने के लिए अंग्रेजों से, और उसी समय मेनिंजाइटिस के कारण राम मोहन राय की इंग्लैंड में मृत्यु हो जाती है। फिर इसने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था, इसलिए सवाल पूछता है कि राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दिया था, तो अकबर सेकंड ने दिया था। ठीक, अगला राजा जो सबसे लास्ट रूलर है दैट इज बहादुर शाह सेकंड, या इसी को हम बहादुर शाह जफर बोलते हैं। ठीक है भाई मेरे, तो बहादुर शाह सेकंड बोलो या बहादुर शाह जफर बोल दो इसी को। तो ये सवाल आपसे पूछ लेता है। तो सबसे पहली बात ये है कि ही वाज द
लास्ट मुगल रूलर, ये सबसे अंतिम मुगल शासक थे। कौन? बहादुर शाह जफर। ठीक है, इनके टाइम पीरियड पर 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको बोलते हैं हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, वो सिपाही म्यूटिनी इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई थी और इन्होंने लीड किया था। ये सवाल पूछ ले अगर कि कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1857 क्रांति को लीड किया था, तो उसका नाम होगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है, तो ही वॉज द लास्ट मुगल रूलर, पहली बात। सेकेंड पॉइंट क्या था? ही लेड द सिपाही म्यूटिनी, यानी कि सिपाही विद्रोह को इन्होंने ही लीड किया था। यही एक मुगल एम्परर थे जिन्होंने सिपाही विद्रोह को लीड किया था, यानी कि सिपाही विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर ने। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ इनके बारे में, तो इनको अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था और ले जा करके बर्मा, यानी कि जो बर्मा आज का म्यांमार है, वहाँ पर एक शहर था रंगून, रंगून में ले जा करके इनको जेल में डाल दिया था, एग्जाइल्ड कर दिया था। तो ही एग्जाइल्ड, निष्कासित कर दिया था इनको अंग्रेज़ों ने। ही एग्जाइल्ड टू बर्मा, यानी कि इनको बर्मा भेज दिया था निष्कासित करके, जो आज का क्या कहलाता है? रंगून कहलाता है। सॉरी, रंगून एक शहर था वहाँ पर, आज के म्यांमार कहलाता है। इनकी डेथ हो जाती है, ही डाइड ऑन 1862। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई मेरे 1862 में क्या होता है? मुगल एम्परर का समाप्त हो जाता है, मुगल एम्परर की समाप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका लास्ट रूलर, ठीक है, वो कौन था? बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देख लो ध्यान से आप भाई मेरे, मुगल लेटर मुगल्स के बारे में बात करें तो हमने आपको बताया था कि मुगल एम्पायर का शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो मुगल एम्पायर का शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1526 बाबर के आने से लेकर के 3 मार्च 1707 तक, जब तक कि औरंगजेब का डेथ नहीं हो जाता है, तब तक क्या होता है? सिर्फ और मुगल एम्पायर क्या करता है? एक्सपांड करता है। उसके बाद डिक्लाइन फेज ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है, और डिक्लाइन फेज ऑफ द मुगल एम्पायर में आप जितने भी राजा थे जिन्हें हम लेटर मुगल्स बोलते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ा। और जो डिक्लाइन फेज ऑफ द पूरे मुगल एम्पायर का अंतिम राजा भी यही था, और डिक्लाइन फेज वाले लेटर मुगल्स में भी अंतिम राजा यही था। ठीक है, तो ये रहा सारा का सारा कहानी, यानी कि मुगल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं थोड़ा सा जो 4 वार थे उनके बारे में जिक्र करूँगा और फिर आगे मूव कर जाऊँगा। ठीक है भाई मेरे, ये पार्ट जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ये मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा भी दिया जाए तो ठीक है, आप पढ़ सकते हो वहाँ पर फैक्ट, लेकिन बड़ा मज़ेदार ये बनाता है मॉडर्न हिस्ट्री को, ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, क्योंकि हम कनेक्ट कर पाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से ये चीज़ पढ़ करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक ऑर्डर पढ़ लें बंगाल के नवाब के बारे में। तो मैं यहाँ थोड़ा सा जगह ले रहा हूँ नवाब ऑफ बंगाल के बारे में, और थोड़ा सा नवाब ऑफ बंगाल के बारे में मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा आपको, नोट कर लेना भाई मेरे, सवाल फटाफट बनते चले जाएंगे वहाँ से। एक सबसे पहले थे मुर्शिद कुली खान, कली खान भी बोलते थे इनको, मुर्शिद कली खान। ठीक है, इनको मुर्शिद कली खान को औरंगजेब ने क्या अपॉइंट किया था? इनको दीवान अपॉइंट किया था बंगाल का। किसने? औरंगजेब ने मुर्शिद कली खान को। उसके बाद बंगाल के दीवान बनते हैं, वो होते हैं सुवाजुद्दीन। ठीक है भाई मेरे, मुर्शिद कुली खान को दीवान अपॉइंट किया था। किसने अपॉइंट किया था? औरंगजेब ने अपॉइंट किया था। ये लिख लेना, या तो बोलो मैं साइड में करके लिख दूं। औरंगजेब अपॉइंटेड एज अ दीवान ऑफ बंगाल। किसको? मुर्शिद कुली खां को। ठीक, शुवाजुद्दीन दूसरा बनता है। उसके बाद सरफराज खान बनता है।
इनका नाम नहीं भी याद रखोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुर्शिद कुली खान का नाम जरूर याद रख लेना। ये पहले नवाब ऑफ बंगाल के रूप में जाने जाते हैं और औरंगज़ेब ने इनको दीवान अपॉइंट किया था बंगाल का। लेकिन अगर ऑप्शन में मुर्शिद कुली खान नहीं है, अगर ऑप्शन में अलवर्दी खान है, तो आप अलवर्दी खान ही आंसर मारिएगा। क्यों? ध्यान से देखिएगा। 4th नंबर पे आपके आते हैं अलवर्दी खान। और मैंने बताया था भाई मेरे कि अलवर्दी खान के टाइम पीरियड पर ही क्या किया था, बहुत बंगाल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। और उस समय किंग कौन था, उस समय सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला था। और उस टाइम पर अलवर्दी खान ने बंगाल को एज अ इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था। इसीलिए अगर मैं बोलूं कि नवाब ऑफ बंगाल के अगर ऑप्शन में मुर्शिद कुली खान नहीं दिया है फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल के रूप में ऑप्शन में, तो अलवर्दी खान उसका आंसर होगा। एज अ नवाब ऑफ बंगाल, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल अलवर्दी खान कहलाएगा। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एबलेस्ट नवाब ऑफ बंगाल था, सबसे ज़्यादा योग्य था। ठीक है भाई मेरे, कौन? अलवर्दी खान। ठीक। फिर उसके बाद बनता है अलवर्दी खान के बाद, ठीक है, अलवर्दी खान सिराजुद्दौला का मैटरनल ग्रैंडफादर था। तो इनके बाद बनता है राजा सिराजुद्दौला। और यही भाई मेरे सिराजुद्दौला से लड़ाई होती है। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ प्लासी। किससे होती है? सिराजुद्दौला से होती है। तो एक तरफ से बंगाल का नवाब रहता है सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ से होता है लॉर्ड क्लाइव से। ठीक है। और सिराजुद्दौला जो था, क्यों लड़ता लड़ाई होता है ये भी बता दूं मैं, क्योंकि सिराजुद्दौला ने क्या कर लिया था, ही सीडेड द कासिम बाजार या ही कैप्चर्ड कासिम बाजार। कासिम बाजार एक प्लेस था जो अंग्रेजों के अंडर में था। एंड फोर्ट विलियम्स, इसने अंग्रेजों से फोर्ट विलियम्स और कासिम बाजार कैप्चर्ड कर लिया था। इसीलिए अंग्रेज इसके ऊपर चिढ़ गए थे और अंग्रेजों ने एकदम बिल्कुल प्लान बना लिया था कि सिराजुद्दौला को उस अपने रास्ते से हटाना है। और इसीलिए होता है बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला ने क्या किया था, इसने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम्स को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। इसीलिए अंग्रेजों ने बिल्कुल प्लान बना लिया था कि अब सिराजुद्दौला को अपने रास्ते से हटाना है, क्योंकि अंग्रेजों को अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। तो धीरे धीरे भारतीय राजा महाराजाओं को रास्ते से हटाना भी था। और अगर भारतीय राजा महाराजा उनके आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते थे तो वो उनको तुरंत अपने रास्ते से हटा देते थे। और उसका पहला केस देखने को मिलता है सिराजुद्दौला के केस में। ठीक है, बड़े पैमाने पर। फिर अगर हम बात करें बैटल ऑफ बक्सर का, कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं। सिराजुद्दौला के बाद राजा बनता है यानी कि नवाब बनता है मीर जाफ़र। ठीक है भाई मेरे, मीर जाफ़र को बोलते थे जयकाल ऑफ क्लाइव। ध्यान दे लेना भाई मेरे, यहाँ मुझे लगता है जगह है, जयकाल ऑफ क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव का जयकाल कहा जाता था, यानी कि लॉर्ड क्लाइव का, ठीक है, इसको जयकाल कहते थे। किसको? मीर जाफ़र को। और मीर जाफ़र बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पीरियड पर सिराजुद्दौला का चीफ कमांडर था और इसने सिराजुद्दौला को क्या कर दिया था, धोखा दे दिया था। किसने? मीर जाफ़र ने। ठीक है भाई मेरे, ओके, आगे मूव करते हैं। मीर जाफ़र के बाद राजा बनता है, अब कैसे कैसे होते हैं वो सब बातें बीच में थोड़ी बहुत होंगी, ऐसा नहीं है। मीर जाफ़र के बाद जो राजा बनता है, नवाब बनता है, वो है मीर कासिम। क्यों मीर कासिम को जरूरत पड़ी? जब इतना बात मानता था मीर जाफ़र अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को अपने रास्ते से क्यों हटाया और मीर कासिम को क्यों लेकर के आया? क्योंकि मीर जाफ़र जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उसने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने मीर जाफ़र को उसके पद से हटा दिया, यानी कि उसको नवाब के पद से हटा दिया और किसको ला के बैठा दिया, मीर कासिम को बैठा दिया। ठीक है, यानी कि देख लो, कासिम बाजार और फोर्ट विलियम्स को क्या कहते हैं, कैप्चर्ड करने के बाद सिराजुद्दौला ने जब कैप्चर्ड कर लिया तो अंग्रेजों ने इनसे वार लड़ा। कौन सा? बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। चीफ कमांडर रहता है, इनका प्रमुख सेनापति रहता है, और धोखा दे देता है किसका साथ देता है, धोखा दे करके क्लाइव का साथ देता है। और जैसा क्लाइव ने उसे वादा किया था, फिर मीर जाफ़र को क्या बना देता है, वो
नवाब बना देता है। लेकिन जब मीर जाफ़र खुद से अंग्रेज़ों के खिलाफ फिर से षड्यंत्र करना शुरू कर देता है तो फिर क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफ़र को अपने रास्ते से हटा करके मीर कासिम को राजा बना दिया। और जब मीर कासिम नवाब बनता है, तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ऐसे ही भाई मेरे ऑर्डर में लिखते चले जाना, ठीक है। अब मीर कासिम राजा बनता है, जैसे एक नवाब बनता है ये, तो ये दो काम करता है। सबसे पहले करता है ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम मुर्शिदाबाद, ये सवाल पूछता है भाई मेरे, टू मुंगेर। लेकिन ज़्यादा दिन तक रहा नहीं, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद फिर से मुंगेर से राजधानी कहाँ पर चली आई थी, मुर्शिदाबाद चली आई थी। यानी कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल को ट्रांसफ़र करने का श्रेय किसको जाता है, मीर कासिम को जाता है। और फिर तुरंत मुंगेर से मुर्शिदाबाद चली आई थी, ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है और बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम हार जाता है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही होता है। और क्यों बैटल ऑफ बक्सर होता है वो भी बता रहा हूँ मैं। तो पहली बात तो इसने क्या किया, पहली बार ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल, कि भाई मेरे मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, हटा दो, यहाँ से कैपिटल ही चेंज कर देते हैं, मुंगेर चले जाते हैं, वहाँ इन्फ्लुएंस कम है और अच्छे से राजपाट चलाते हैं अपना, अंग्रेज़ों के इन्फ्लुएंस के बिना। लेकिन अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे। फिर उसके बाद इसने दूसरा काम कर दिया। एक काम तो देखो अंग्रेज़ों के खिलाफ तो कर ही दिया था, दूसरा काम ये कर दिया, इसने इक्वल टैक्स का कॉन्सेप्ट लेके आया। इक्वल टैक्स का कॉन्सेप्ट ये लेके आया कि जो इंडियन ट्रेडर होंगे और जो अंग्रेज ट्रेडर होंगे, जो इंडियन ट्रेडर होंगे और जो अंग्रेज ट्रेडर होंगे, दोनों को इक्वल टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक व्यक्ति अपने घर पर ही कोई सामान का उत्पादन कर रहा है, यानी कि प्रोडक्शन कर रहा है, और जाकर के अपने चौराहे पे बेच दे रहा है, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, जीरो है, यानी कि सामान ढोने का। और एक व्यक्ति मुंबई में सामान क्या किया, उत्पादित किया, ने प्रोड्यूस किया और ला करके उसी बाज़ार में बेच रहा है कम से कम 500 किलोमीटर दूर, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाहिर सी बात लगेगा। तो वही बात थी, अंग्रेज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता था। अंग्रेज़ कहीं ना कहीं उनकी मैक्सिमम फैक्ट्रीज जो थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो थी, वो कहाँ इस्टेब्लिश थी, उनके ब्रिटेन में इस्टेब्लिश थी। तो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ से पक्का माल यानी कि अच्छे से फर्निश्ड गुड लेकर के लाते थे और इंडिया में बेचते थे। तो अब इसने जब क्या कर दिया, इसने इक्वल टैक्स का प्रोविज़न कर दिया, कहा कि भाई जो भारतीय व्यापारी हैं वो भी जितना टैक्स देंगे उतने अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा। जबकि पहले अंग्रेज़ों को क्या मिलता था, टैक्स में छूट मिलता था। तो अब अंग्रेज़ों को अगर सेम टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स में छूट नहीं मिलेगा, तो इनका सामान महंगा होगा, इनका सामान सस्ता होगा। तो अब होने लगा अंग्रेज़ों को नुकसान। तो कहे भाई मेरे मीर कासिम तो मीर जाफ़र से भी बड़ा खतरनाक निकला। तो फिर कहे इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को उसके पद से हटा दिया और फिर से रिक्वेस्ट कर करके मीर जाफ़र क्या किया, मीर कासिम के बाद फिर से एक बार राजा बन जाता है, किसका, बंगाल का। तो यानी कि फिर से मीर जाफ़र, देखो मीर जाफ़र पीछे हटाया था ना, फिर से मीर जाफ़र आ जाता है। और फिर उसी बाद मीर जाफ़र का बेटा निज़ामुद्दौला। और ये सवाल पूछेगा आपसे भाई मेरे कि लास्ट बंगाल का नवाब कौन था, तो उसका नाम क्या था, निज़ामुद्दौला। ठीक है, तो ये कुछ बंगाल के नवाब के ऑर्डर के बारे में मैंने बता दिया, कुछ उनके काम बता दिए, और ये भी नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, ठीक, कर लीजिए नोट। बैटल ऑफ प्लासी जो अलवर्दी खान के बाद राजा बना था, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैटरनल ग्रैंडफादर था अलवर्दी खान, किसका, सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक था। तो एक तरफ था सिराजुद्दौला, क्यों भाई मेरे, क्योंकि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, अंग्रेज़ों के जो अधीन एरिया था कासिम बाज़ार और फोर्ट विलियम्स, उसको क्या कर लिया था, कैप्चर्ड कर लिया था। इसलिए अब अंग्रेज़ लड़ाई लड़ेंगे किससे, सिराजुद्दौला से। और इधर अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने कौन आया था, लॉर्ड क्लाइव। और इसमें सिराजुद्दौला का चीफ कमांडर जो मीर जाफ़र, इसी के बाद राजा बनता, मैंने बताया बंगाल का नवाब बनता है,
धोखा दे दिया था सिराजुद्दौला को। सारे टैक्टिक्स यानी कि जो सारा तरीका था सिराजुद्दौला का लड़ाई करने का, वो सब पहले ही अनवील कर दिया था लॉर्ड क्लाइव से मीर जाफ़र ने। इसीलिए सिराजुद्दौला इस बैटल में हार जाता है और फिर मार दिया जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है और इसमें कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। और अब अंग्रेजों का कहीं ना कहीं भारत में शासन स्थापित करने का रास्ता खुल जाता है। और वो खुलता कैसे है? बैटल ऑफ प्लासी से। ठीक है भाई मेरे। बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद जब मीर जाफ़र राजा बनता है, फिर मीर जाफ़र जब षड्यंत्र करने लगता है तो फिर मीर कासिम को राजा बना देते हैं। और जब मीर कासिम मीर जाफ़र से ज़्यादा बड़ा षड्यंत्र करने लगता है तो फिर से मीर जाफ़र को राजा बना देते हैं। तो इस बात से दुखी होकर के अब मीर कासिम ने डिसाइड किया कि नहीं भाई मेरे, मुझे अंग्रेज़ों से क्या लेना है? मुझे अंग्रेज़ों से लेना है बदला। और अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए मीर कासिम एक ग्रुप तैयार करता है और वो ग्रुप में 2 लोगों को और ऐड करता है। एक हैं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और दूसरा बंगाल, उस समय अवध के नवाब थे, उनका नाम था शुआजुद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं भाई मेरे, ये सिराजुद्दौला हैं, वो शुआजुद्दौला होंगे। तो अगला जो बैटल होगा वो होगा बैटल ऑफ बक्सर। यानी कि बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध लड़ने के लिए जो मीर कासिम को इन्होंने हटाया था अपने पद से, उसके पद से, वो मीर कासिम एक ग्रुप तैयार करता है। एक तरफ इंडियन होते हैं, इंडियन की तरफ 3 लोग होते हैं। एक खुद होते हैं शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय, ये क्या थे भाई मेरे? ये थे मुगल बादशाह, मुगल एम्परर। ठीक। दूसरे नंबर पे मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, और ये बंगाल का पूर्व नवाब था। यानी कि फार्मर नवाब ऑफ बंगाल, मीर कासिम। और तीसरे जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं सुवाजुद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुवाजुद्दौला। ये होते हैं अवध के नवाब। ठीक है, उस समय के अवध के नवाब थे। तो ये तीनों लोग मिल करके अंग्रेजों को भारत से भगाने का पहली बार प्रयास करते हैं। कंबाइंड एफर्ट डालते हैं कि अब अंग्रेजों को भारत से भगा देना है। और इसके लिए मीर कासिम ने शाह आलम सेकंड की आर्मी और सिराजुद्दौला की आर्मी को लिया और लड़ने चल गया बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो होता है 1764 में होता है। इस तरफ इंडियन की तरफ 3 लोगों, इनकी आर्मी और खुद मीर कासिम, ये लोग थे। और एक तरफ था हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ने आया था? हेक्टर मुनरो। और भाई मेरे, इसमें अंग्रेज फिर जीत गए। और जब अंग्रेज जीत गए तो आप खुद देख लो कि अंग्रेजों ने भारत के मुगल बादशाह को हरा दिया भाई। भारत में अंग्रेजों ने भारत के मुगल बादशाह को हरा दिया। अवध इतना बड़ा प्रांत, उसके नवाब को हरा दिया, मीर कासिम को भी हरा दिया। तो अब कहीं ना कहीं अंग्रेजों का पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और इस वार को जीतने के बाद इन्होंने क्या किया? कहा मीर कासिम अगर रहेगा तो फिर से क्या करेगा? जाएगा 4-5 राजाओं को इकट्ठा करके फिर से लड़ने चला आएगा। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और यहीं पर ख़त्म कर देते हैं मीर कासिम का कहानी और मीर कासिम को मार देते हैं। ठीक है, तो ये सवाल पूछ सकता है कि मीर कासिम को किस वार में मारा गया था? तो किस वार में मारा गया था? बैटल ऑफ बक्सर में। दे किल्ड मीर कासिम, इन्होंने मीर कासिम को मार दिया था। समझ में आया कि नहीं आया भाई मेरे? और बैटल ऑफ बक्सर फिर से भारत का जो ग्रुप था, यानी कि जो इंडियन ग्रुप था, वो हार जाता है और जीतते कौन है? हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो ये रही बात बैटल ऑफ प्लासी की, ये रही बात बैटल ऑफ बक्सर की। ठीक है भाई मेरे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है, ठीक है, वो आप हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, अहमद शाह अब्दाली एक तरफ था, अफगान रूलर था, और एक तरफ मराठास थे। ठीक है,
और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना था 1761 में हुआ था। इसके बारे में डिटेल में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए, उसको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इंसर्ट करने की। अब जब बैटल ऑफ बक्सर हार जाते हैं तो हेक्टर मुनरो बड़ी चालाकी से लॉर्ड क्लाइव बड़ी चालाकी से, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड लॉर्ड क्लाइव भी था, तो बड़ी चालाकी से क्या करता है, इनको तो मार दिए रहते हैं, इनके और इनके साथ एक संधि कर लेता है, एक अलायंस कर लेता है, और उस अलायंस का नाम है इलाहाबाद अलायंस, इलाहाबाद की संधि। और इसी इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेज़ों को अधिकार मिलने शुरू हो जाते हैं। और भाई मेरे अगले वीडियो में वहीं से कंटिन्यू करेंगे, और अब अंग्रेज भारत पे शासन करना शुरू कर देते हैं आफ्टर इलाहाबाद अलायंस, जो 1765 में होता है। और यहाँ तक का जो मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ तक में मैंने आपको बताया है अराइवल्स ऑफ यूरोपियन के बारे में, यानी कि यूरोपियंस में कौन कौन आए, उनको अंग्रेज़ों ने अपने रास्ते से कैसे कैसे हटाया। फिर मैंने आपको बताया है क्या कि कैसे भारतीय राजा महाराजाओं को अपने रास्ते से हटाया। और आप देख लो कहीं ना कहीं अब अंग्रेज़ों ने अपना पावर गेन कर लिया था, और इसके बाद एक संधि करेंगे, एक अलायंस करेंगे, इलाहाबाद अलायंस करेंगे, ठीक है। उस अलायंस में अंग्रेज इन राजाओं से कुछ क्या करते हैं, बातें मनवा लेते हैं, और वो बातें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जिससे अंग्रेज भारत में पहली बार अपना गवर्नेंस इस्टेब्लिश कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब अंग्रेजों के गवर्नेंस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे। भारतीय राजा महाराजा को उन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया और यूरोपियंस को अपने रास्ते से हटा दिया। अब पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि कैसे उन्होंने अपना शासन स्थापित किया और कैसे भारत में उन्होंने शासन किया। अब ये पढ़ना हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है भाई मेरे। और भाई मेरे यहीं हम लोग आज समाप्त करते हैं अपना वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को बताएं, और मैक्सिमम से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है भाई मेरे क्लास का नाम है स्पर्शनम क्लासेस, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।